गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट्स, मतलब सारणिक। डिटरमिनेंट्स सारणिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये सारणिक होता क्या है। ठीक, अगर दोस्त आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो मैट्रिक्स में आप जानते हो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है, वर्टिकल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, है ना। उसमें एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है एक तरह से मतलब जो एलिमेंट होते हैं उसमें वही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वही क्या होते हैं, डिटरमिनेंट में होते हैं, सारणिक में होते हैं। ठीक, फर्क सिर्फ इतना होता है कि मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या मिडिल ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या तो इससे, जिसे आप बिग ब्रैकेट कहते हो। ठीक है, अच्छा। लेकिन जो मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसको जब भी हम मतलब क्या बोलते हैं, वो मतलब नोटेशन के रूप में लिखते हैं, या तो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है या तो कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब इसमें है क्या, इसमें है क्या, अब चूंकि जो मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स होता है उसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम बिग ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें दो पैरेलल लाइन के बीच में एलिमेंट को लिख के हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा डिटरमिनेंट होता है इसमें जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। अर्थात ये एक तरह से जैसे आपका कोई मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझते चलिए। जैसे मान लो हम ए बी सी डी रखें, ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ए आपका ये रो बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाबू, ऐसे ये और ये कॉलम बोला जाएगा। तो आप देखो तो R1 R2 ऐसे, ये C1 C2, या ऐसे ही आपका हम यहाँ पे बनाएं A B C D E F G। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये हम मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन इसमें जब भी हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए है, बी है, सी है, डी। ठीक, या इसको अगर मैं मान लो ए मानता हूँ इसको, तो हम इस, या डेल्टा मानते हो तो आप डेल्टा लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, अच्छा। ऐसे ही मान लीजिए आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। लेकिन यही देखो, आप जब ऐसे रिप्रेजेंट किए हो तो ये क्या है आपका, ये आपका मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और डिटरमिनेंट की बाबू एक निश्चित वैल्यू होती है, यानी इसका एक निश्चित मान होता है जिसे डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू कहा जाता है। यानी एक हल करने पे एक नंबर आता है, एक संख्या आती है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी ये सारी चीज़, है ना। अच्छा, अब हम क्या एक बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप इसमें बात करो, जैसे आप इसमें डिटरमिनेंट में बात करो अगर, तो हमने बताया पहला कि इसे डेल्टा से या डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो डेल्टा होता है, ये जो डेल्टा होता है, ये डेल्टा आपको है क्या, ये डेल्टा या डी जिसे आप कहती हो, ये एरिया ट्रायंगल का साइन नहीं है कि कोई एरिया आप निकाल रहे हो किस ट्रायंगल का, वो होता है नहीं। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है बाबू, जो मैंने वैल्यू अभी बोला, वो वैल्यू क्या हो सकती है, वो वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, वो वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वो वैल्यू जीरो भी हो सकती है। बात नहीं समझ में आ रही है। मतलब वैल्यू जो डिटरमिनेंट की आएगी सॉल्व करने में, जिसको मैंने बताया कि जिसका मान निश्चित होता है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होने वाले जैसे आपका +5 -5 भी हो सकती है, या सॉल्व करने पे जीरो भी आएगा, तो उसे हम डिटरमिनेंट कहेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है, बताइएगा। ठीक, इसे कभी आप ऐसे कहीं नोटेशन हो डिटरमिनेंट का हो तो उसे आप कभी ये मत कहिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लो, क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जैसे आप एक कोई त्रिभुज आपका है ABC, तो उसका आप लिखते हो ना ऐसे डेल्टा कर देते, या एरिया आप
ट्राइंगल ABC रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डिटरमिनेंट में चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब इसमें अगर देखो जैसे आप मैट्रिक्स में देखते हो क्या होता है, रो होते हैं, फिर कॉलम होते हैं, ऐसे ही आपका रो है, ये देखो ये कॉलम है मैट्रिक्स में। वैसे ही डिटरमिनेंट में भी क्या होता है, रो कॉलम होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, रो एंड कॉलम। जैसे ये देखो इसमें ये वाला रो है, ये वाला रो हो गई दोनों, ठीक, तो इसको पहला रो बोलते हैं, इसको हम दूसरा रो बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही आपका ये ऐसे ऐसे खींच दोगे तो इसे हम कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे बाबू, कॉलम बोलेंगे, यानी C1 हो जाएगा, इसको हम C2 बोलेंगे। ठीक, ऐसे आप इसमें देखेंगे तो ये आपका पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, यानी ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3। ठीक, पसंद में। अच्छा, ऐसे ही अगर हम बात करें, हम ऐसे इसको देखें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी ये C1 होगा, C2 होगा, C3 होगा। ये बात समझ में। तो आप एक चीज़ देख रहे हो क्या सर, अगर कोई डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट किया गया हो तो हॉरिजॉन्टल में जो ऐसे ऐसे मिल रहा है सर वो रो होगा, हम कहेंगे यस। और जो सर वर्टिकल में मिलता है, ये जो हॉरिजॉन्टल में मिलता है रो होगा, ये जो वर्टिकल में सर मिल रहा है इसे हम कॉलम कहेंगे। ठीक, और कोई अगर मैट्रिक्स और इसके साइन की बात करें, कहोगे सर ये आपका डिटरमिनेंट का साइन है, ये साइन आपका किसका है, मैट्रिक्स का, ये भी साइन किसका है, मैट्रिक्स का। बोलो, ये बात समझ में आ गई जाए। ठीक, इसका वैल्यू जो होती है निश्चित मान होता है, यानी पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी हो सकता है। बोलो, ठीक। अच्छा, यहीं पे एक बात और सुनते चलिए, यहीं पे एक बात और हम बात करना चाहते हैं। ठीक, अब देखो अगर मतलब आप इसमें क्या पढ़े, आप इसमें ये पढ़े हैं कि इसमें जितनी रो हो उतने ही कॉलम है, तभी तो स्क्वायर आपका बनेगा, स्क्वायर अरेंजमेंट है ना आपका। तो आपका ये जो स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, तो इसको अगर रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, कोटि कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। बात सुनिए, आर्डर क्या कहा जाता है, आर्डर, आर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। क्या कह रहा है, किसी भी जो भी डिटरमिनेंट होता है उसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्डर कहते हैं, या उसी को हिंदी में कोटि कहा जाता है। ठीक, अगर मान लो आर्डर क्या है आपका, दो है, आर्डर को अगर यन से प्रदर्शित करें, मान लो अगर आर्डर को हम यन से प्रदर्शित करें तो उसमें कितने एलिमेंट है इस चीज़ को बताना है, तो क्या होगा आपका स्क्वायर जैसा आता है, आपका यन का स्क्वायर हो जाता है। मतलब क्या है सर, मतलब क्या है सर, जैसे अगर हम मैट्रिक्स में बात करें कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट होंगे, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा। क्यों 2 का वर्ग, यहाँ भी आर्डर होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 × 2 यानी सेकेंड आर्डर है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 1 2 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, और मतलब 2 हो गए, 2 गुणे हमारा 3, 1 2 3। यहाँ पे पहला ये जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा आपका क्या, कॉलम को रिप्रेजेंट। ऐसे यहाँ पे भी रो को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा आपको कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, मैट्रिक्स में। वैसे ही इसमें भी होता है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या आपका, देखो 1 2, पहली बात तो एक बात निश्चित हो गई, ये आपका हमेशा स्क्वायर अरेंजमेंट होगा डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 1 2 1 2, आपका आर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। आर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। जब आर्डर 2 हो गया तो अब n बराबर यहाँ पे 2 है। अगर एलिमेंट की संख्या बतानी है, आर्डर 2 होगा तो कितने एलिमेंट होगा, 1 2 3 4, या n का स्क्वायर कर दो, यानी आर्डर का स्क्वायर कर दो, 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आर्डर देखोगे 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, 3 गुणे 3 हो गया। तो आर्डर क्या है आपका, 3 × 3 का है। यहाँ पे पहला जो आपका है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला क्या है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आर्डर आपका कितना, थर्ड आर्डर है, क्या है, थर्ड आर्डर है। जब ये थर्ड आर्डर होगा तो अगर आर्डर की संख्या n हो तो एलिमेंट की संख्या बतानी है, तो कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर, यानी आपका 3 का स्क्वायर, मतलब आपका 9 एलिमेंट होंगे। आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं नहीं। तो इस तरह से हम एलिमेंटों की संख्या बताते हैं, और आर्डर क्या होता है इस चीज़ को हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक हम बातें करते हैं जो साइड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिटाएं इसको, नोटेशन आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को।
चलिए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ की, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे एक वर्ड हमें समझ में आया कि सर एक वर्ड आपने बोल दिया ऑर्डर, क्या ऑर्डर, देखिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखें, मतलब सारणिक, ठीक, यहाँ पे ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा बाबू। आप जानते हैं बाबू सारणिक को, कोई मान लो सारणिक आपका ए होगा, क्या ए कोई सारणिक को, ध्यान दीजिएगा, ए मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ये कोई सारणिक, ये कोई सारणिक है, ठीक। और सारणिक को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहली बार सारणिक को हम क्या करते हैं बाबू, ए इंटू आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटू आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो आई होता है वो क्या है आपका, वो आपको रो को रिप्रेजेंट करता है, यंथ रो को, क्या यंथ रो को रिप्रेजेंट करता है। और जो जे होता है वो क्या होता है बाबू आपका, वो यंथ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब कहोगे ये क्या है, जैसे हम लिख दें A22, इसमें ये क्या है, दूसरा रो है, रो आई क्या है, 2 है आपका, यहाँ पे ये रो की संख्या कितनी है, दूसरी रो है। और आपका यहाँ पे ये वाला 2 जो है ये जे है, जे का मतलब क्या है बाबू आपका, ये कॉलम है, यानी कि दूसरा कॉलम, क्या है, दूसरा कॉलम है। इसका मतलब क्या है ये आपका, अगर इस एलिमेंट का हम बारे में आपसे बात करें, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे समझा लें आपको, ये अगर मैट्रिक नहीं सारणिक बना दूँ, ये मान लो कोई सारणिक है, ठीक। अगर हम इसे लिखें तो A11 A12 A22 A23 ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, A11 1 क्या है, रो है, ये वाला 1 क्या है, कॉलम, इससे आप कंपेरिजन करिए, ठीक है। ऐसे A12 में पहला रो है, दूसरा कॉलम है, A22 दूसरा रो, दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो, तीसरा यहाँ पे दूसरा कॉलम लिखा है, 2005 कर लीजिए, हो गया ये बात समझ में। ये सेकंड ऑर्डर का है, कैसा आपका सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, क्योंकि देखो 2 रो है और 2 ही कॉलम है। अगर मैं कहूँ आपका कोई सारणिक ऐसा हो आपका, ऐसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A34, ध्यान देना बाबू। अब देखो ये हमने डिटरमिनेंट रखा, अच्छा इसमें देखो जितने रो हैं उतने ही कॉलम है, ठीक, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया डिटरमिनेंट में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, यानी इसका अरेंजमेंट एक स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। देखो 1 2 3 3 रो, 1 2 3 कॉलम, ठीक। अच्छा इसमें जो A11 लिखा है कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब है जैसे आपका A11 लिखा हुआ है, इसमें ये वाला 1 आपको रो को दर्शा रहा है, ये वाला रो क्या है, कॉलम को दर्शा रहा है, यानी ये आपका आई है और ये आपका क्या है 2J, ये वाला देखो बताया ना यहाँ, ठीक। अच्छा तो इसका मतलब इसका देखो यहाँ भी 1 है, ध्यान से देखना, ये 1 ये 1 ये 1, इसका मतलब पहला रो है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे, इसका मतलब दूसरा रो, पहला वाले अंक की बात भी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तीसरा रो, आप देख भी सकते हो, पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो। और इसको जब भी हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग करते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाते बाबू, ऊपर से नीचे आते हैं, अभी याद रखना, गलत हो जाएगा सवाल, ठीक। दूसरी बात समझिए, अगर आप यहीं पे देखिए इस वाले दूसरा 1 की ये जे होगा ना, जे का मतलब क्या होगा, कॉलम, तो पहला देखो आपका कॉलम है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, दूसरा आपका कॉलम है, ठीक है, यहाँ 3 लिखा है और तीसरा कॉलम है। ऐसे आप सब में देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब देख भी रहो ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है,
ये इसका बात समझ में आया। ये क्या है, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। क्या बाबू, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। जब थर्ड ऑर्डर का इसमें एलिमेंट की संख्या कितना होगी, ऑर्डर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, गिन को भी देख लो आप करना होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट होंगे इसमें। ये बात समझ में। तो ये बात भी आप याद रखिए कि ए आई जैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ आई आपका nth रो को बताता है। nth रो का मतलब कौन सी रो, जैसे हम यहाँ से एलिमेंट लिख दें हम यहाँ पे A22, अब nth रो देखो, ये वाला आई क्या है, nth रो मतलब आपका सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला 2 का सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको यहाँ देख भी सकते हो, देखो A22 है, ये बताओ दूसरा रो और दूसरा कॉलम नहीं है। ऐसे ही मान लो कोई एलिमेंट इसमें से निकाल लिया हमने A34, अब ये वाला जो 3 है वो आई nth रो को यानी मतलब थर्ड रो को बता रहा है, और ये वाला जो 4 है वो nth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जे जो है, ये जे है ना, इससे कंपेरिजन करो जे आएगा, तो आप देखो तीसरा रो और चौथा कॉलम बनेगा। चूंकि यहाँ पे 4 कॉलम तो हमने बनाया, हमने यहाँ गलत लिखा है, इसलिए हम इसे 3 लिख देते हैं। ठीक, बात में समझ में आ रहेगा। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट देखो यहाँ पे पाया जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं, पहले बताओ। तो सेकंड ऑर्डर में एलिमेंट होगा तो उसका यानी सेकंड ऑर्डर का है तो n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 एलिमेंट आते हैं। ठीक, एलिमेंट का भी नॉलेज आपको हो गया, इसका भी हो गया। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं क्या है, मिटाएं। ठीक, ये अब आपको मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बाबू हम यहाँ पे बात करें, अगर मान लो कोई साड़ी यहाँ पे ए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, और बराबर में सिर्फ उसके अंदर क्या हुआ, वो एक एलिमेंट है, मतलब ऐसे बना के A11, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A11 ही आएगी। क्या होगी, A11 आएगी। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक, बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक, अब कहोगे सर कैसे होगा ये, क्या सर ये इसके बारे में थोड़ा समझाइए ना, इसके बारे में थोड़ा समझाइए ना। आइए दिखाते हैं। मान लो कोई डिटरमिनेंट है, मान लो कोई, यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये पहली बात तो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। क्या होगा बाबू, फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो अब इसको समझाना हमको है। मान लीजिए कोई साड़ी है, ए का साड़ी, जिसकी वैल्यू हल करने पाई -3। अब यहाँ पे एक बात सावधानी वाली बात है, कभी भी यहाँ साड़ी का आपका वैल्यू कहे तो इसका मतलब मॉड नहीं होता। जैसे आप निकाले होंगे ना छोटी क्लासों में, छोटी क्लासों में -5 का मॉड निकालो तो आप क्या करते होंगे, ऐसे बनाते होंगे -5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आती है तो 5 लिख देते होंगे, तब आपका सही होता होगा। बट यहाँ पे सही नहीं होगा, यहाँ पे इसके साड़ी का मान आपका 3 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा बाबू, आपका ए का जो साड़ी आएगा वो क्या आ जाएगा, -3 आएगा। बात मेरी समझ में आएगी। ये क्या फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स है, क्या फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट होता है। यदि आप यानी यहाँ फर्स्ट ऑर्डर यानी n बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 तो आएगा यार, उसकी बात में किया। ठीक, अच्छा ऐसे ही मैं बात अगर करूँ आपको, ऐसे ही बात करूँ कि अगर मान लो बाबू यहाँ पे ए का साड़ी की जो वैल्यू है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे A11 A12 A21 A22, अब समझ रहे होंगे आप। देखो 2 रो है 2 कॉलम है, किस ऑर्डर का बाबू, सेकंड ऑर्डर का है। क्या, सेकंड ऑर्डर का। इसमें अगर कोई पूछे एलिमेंट की संख्या क्या होगी, कहोगे सेकंड ऑर्डर है यानी n बराबर 2 है, इसका मतलब से 4 एलिमेंट है। सामने दिख भी रहा 4 एलिमेंट हैं, क्या सामने दिख भी रहा 4 एलिमेंट है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ओ डिटरमिनेंट होगा। ओके, ऐसे मान लीजिए का कोई सारणिक है, या इसको डेल्टा बराबर भी लिख सकते हो, बात समझ में आ रही है ना, डेल्टा बराबर या डी बराबर भी लिख सकते हो। एक सारणिक मान लो इसमें लिखा A11 A12 A13 ये यहाँ पे क्या होगा 21 होगा, A22 A23 A31 A32 A33। आप ये लिखने का तरीका समझे। अब इसमें क्या 1 2 3 रो, 1 2 3। पहली बात है जब रो आप याद रखोगे ना तो आपको पता है कि स्क्वायर अरेंजमेंट होता है तो उतने ही कॉलम होना है। ठीक है, तो उसी का स्क्वायर कर देते हैं। थर्ड ऑर्डर का यानी n बराबर 3, तो n बराबर अगर 3 आपको आता है ऑर्डर मतलब यहाँ पे n समझना। ठीक है,
तो n बराबर 3 आता है, तो इसका स्क्वायर करोगे देखो 1 आता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे 4 आता है, इसका स्क्वायर करो तो 9 आता है। तो इतने आपके एलिमेंट आते हैं, क्या होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं ऐसे आते हैं। बोलो ये समझ में बात आ गई होगी सर, ठीक, बस समझ में, हाँ चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। अब क्या है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको, मतलब क्या बोलते हैं, इसके एक्सपेंशन को थोड़ा सीखते हैं, क्या इसके एक्सपेंशन को सीखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मिनार्स क्या होते हैं, ठीक, उपसारिक जिसको बोलते हो, को फैक्टर क्या होते हैं उसे सीखेंगे। ये आर्डर समझ में आ गया, एलिमेंट की संख्या समझ में आ गई, डिटरमिनेंट क्या होता है वो बात समझ में आ गई, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है उस जिससे को भी हम समझ चुके हैं, बात समझ में आ गई। तो अभी थोड़ा सा हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ए, पहले सीखते हैं इसको। अगर मान लो लिख दूँ यहाँ पे A 3 4, इसका क्या मतलब समझ रहे हो सर? इसका मतलब हम समझ रहे हैं क्योंकि आपने एक बात बताया है AIJ वाली, ये बात आपने बताया सर हमको, ठीक सर। इसका मतलब आपने बताया था कि यहाँ पे I आपका रो को दर्शाता है, ये आपको कॉलम को दर्शाता है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे रो जो है वो तीसरा रो है और कॉलम मतलब चौथा कॉलम है का एलिमेंट आपका होगा, ठीक। ऐसे ही मैं कह दूँ यहाँ पे A 3 3, सर ये भी समझ रहे हैं, ये सर आपको रो जो का नंबर 3 है और एक कॉलम नंबर आपका क्या है सर 3, ठीक। ऐसे ही कोई लिख दे कहीं पे A 3 1, बताओ, तो आप कहोगे सर ये भी समझते हैं, ये तीसरा रो और पहला कॉलम है सर। अब आप समझ गए, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब थोड़ा हम एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात करते हैं, क्या एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात करते हैं, ओके। चलिए हम एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट की थोड़ी बातें करते हैं। अच्छा, लिखेंगे हम एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, डी का मतलब डिटरमिनेंट समझना, ठीक। एक्सपेंशन मतलब विस्तार, सारणी का विस्तार कैसे किया जाता है, ठीक। तो अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर बताया था, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया था, उसमें तो कई एलिमेंट है, जैसे मान लो आप कोई एलिमेंट यहाँ पे -5 हो तो उसका मान तो -5 है, ठीक, अभी बताया था ना। ऐसे मान लो मतलब ऑर्डर जो कितना सेकेंड ऑर्डर का है, ये ऑर्डर लिख रहे हैं सब, सेकेंड ऑर्डर का कोई मान लो मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर दिया है, जैसे हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, डेल्टा बराबर ही करके करते हैं, ठीक। तो बताइए अब सेकेंड ऑर्डर का हम कोई मान ले लेते हैं अपने से, यहाँ पे आगे मान लो 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, कहोगे क्या सर ध्यान देना, यहाँ पे साइन का ध्यान देना, डिटरमिनेंट में साइन होते हैं, जैसे देखो इसको याद रखो, सेकेंड ऑर्डर के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। इस एलिमेंट जो आप यहाँ पे कंपेरिजन करोगे, 4 जिसके स्थान पे है वहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। इस नोटेशन को आप डिटरमिनेंट के याद रखोगे, ये साइन है आपका, ठीक, जिससे हमें एक्सपेंशन में हमें मदद मिलती है। अब समझिएगा, इसको हम करते हैं कई तरह से बातें करते हैं। अगर हम इस एलिमेंट को लेते हैं, इस एलिमेंट को लेके करते हैं, अरे भाई सर सेकेंड ऑर्डर होता तो किया क्या जाता है, इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है, ठीक, इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है। जैसे आपका 4 × 3 माइनस हो जाएगा 2 × 5, कितना आ जाएगा 12 - 10, कितना आएगा वो 2 आएगा, इसका देखो निश्चित मान आया कि नहीं आया, ठीक आया ना। अच्छा, ऐसे ही आप कहोगे सर अगर ये ऐसे रहता तो, जैसे आपका यहाँ x y z होता, यहाँ पे 50 होता, इसका मान बताइए सर। अब इसका भी आप ऐसे इसमें होगा, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें करते, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे x × t और माइनस आपका y × z हो जाता है, इसका भी कोई ना कोई मान आता है। ये बात समझ में आ रही नहीं है, सेकेंड ऑर्डर वाली बात समझ में आ गई। चलिए सेकेंड ऑर्डर हम समझ गए, इसको मिटा दे रहे हैं, थर्ड ऑर्डर का कोई जगह नहीं है, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर की यहाँ बात करें, ये नोटेशन भी इसका मिटा देते हैं, ठीक, साइन कन्वेंशन। अब देखो इसका हमें एक मतलब थर्ड ऑर्डर अगर मैं बात करनी है,
या थर्ड ऑर्डर की बात करनी है तो आपका यहाँ पे डेल्टा बराबर मान लो हमने अपने से एलिमेंट मान लिए, ठीक। क्या माना, देखो एक मान लेते हैं, 2 3 5 2 6 -3 -2 -1 0, ठीक। ध्यान से देखिए। अब इसका जो साइन होता है इसका, उसको देख लेते हैं। आप जानते हो यहाँ प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, फिर माइनस होता है, प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस। ये बात समझ में आ रही है? बोलो सही लिखा, एकदम करेक्ट, ओके। इस ऑर्डर में होगा आपका। अच्छा टोटल कितने एलिमेंट है, देखो n बराबर 3 है, तो कहो सर n का स्क्वायर कर दो, 9 एलिमेंट होंगे। क्या 9 एलिमेंट होंगे। अच्छा एक चीज़ और समझो यहाँ पर, एक चीज़ और समझो। अब देखो इसमें ये जो एलिमेंट होता है ना बाबू, ये ऐसे, ये एलिमेंट जो मैं ऐसे बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरी वाले में, इसी को हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लीडिंग एलिमेंट कहा जाता है इसको। क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लीडिंग एलिमेंट, या इसे डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट। बोलो, आज से कोई लीडिंग एलिमेंट पूछेगा, डायगोनल एलिमेंट पूछेगा, बोलो बता लोगे? बोलो बता लेंगे ना? चलिए अब एक चीज़ और समझना हमें। सर ये तो थर्ड वाला आप बताए, सेकंड वाले में सर ये नहीं बोले थे, और सेकंड वाला फिर से बात कर लेते हैं। ये हमारा मान लो ऐसे ही एलिमेंट, चलो ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी हो, ठीक। तो यहाँ ए और जो डी है इसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट बोला जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? बात मेरी समझ में आ रही है? चलिए अब इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन करना सीखते हैं। ये हमने थ्योरी का पोर्शन था, बोला नहीं था, उसको मैंने सोचा बोल देते हैं, ठीक। ये मिटा दें। चलिए अब देखो, अगर आप इसमें किस एलिमेंट को लेते हो, किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एक को, ठीक, एक को, तो इसको क्या बोलोगे बताओ आप, A11 है कि नहीं है? अगर हम इससे यहाँ पे बना देते हैं ताकि हमें आसानी हो, चलिए इससे कंपेरिजन भी कराते रहेंगे ना आपके लिए। ये मान लो कोई सारिक है आपका A, ओके, जिसमें एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23। कोई तुमसे पूछ सकता है यहाँ 2 कहाँ पे लिखे हो यार, तो हमने बताया देखो पहले 2 आपका लिखा हुआ, सेकंड वाला पहले 1 लिखा है, पहला रो, पहले आपका 2 लिखा है तो दूसरा रो, अगर पहले 3 लिखा जाएगा तो तीसरा रो। ये बात समझ में आ रही होगी सब? चलिए ये सब बहुत बढ़िया जान गए होंगे आप लोग। अच्छा अब यहाँ A1 जो है, यहाँ देखो पहला एलिमेंट है A11, यानी पहला रो पहला कॉलम, तो A11 जब एलिमेंट के लोगे इससे कंपेरिजन करोगे वो प्लस होगा, तो इसका जब एक्सपेंशन किया जाएगा, मतलब विस्तार किया जाएगा, तो 1 लोगे आपका यहाँ पे। तो A11 कहता है पहली रो पहला कॉलम पूरा छोड़ दो। बताओ ये पूरा छोड़ दोगे, ये पूरा छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, यही एलिमेंट 4 बचेंगे ना, 2 6 -1 0 बचेगा। यहाँ भी छोड़ते थे, ये पूरा छूट जाता है, छोटे 4 एलिमेंट तो बचते, A22 A23 ये बचता। अब ये सेकंड क्या हो जाता है आपका, ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाता है, सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाता है। चलो हम पूरा डिटेल से करते हैं आपको समझाने के लिए। इस एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, 2 6 -1 0, वो एकदम बहुत अस्थायी समझिएगा। अब देखो यहाँ पे अब देखो, अब आपने देखो यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से क्या करें, दूसरे वाले एलिमेंट लेते हैं, इसको लेते हैं, ठीक, इसको लेंगे तो ये क्या होगा, A12, ये कहाँ पे है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, देख लो ध्यान से, पहली रो का दूसरा एलिमेंट है। यहाँ साइन में हम देख रहे हैं कन्वेंशन में, यहाँ पे माइनस के साथ लिया जाएगा, इसका मतलब हम माइनस ले लेंगे, ये माइनस, ठीक। क्या है एलिमेंट 2 है,
ले लिया। अब ऐसे ऐसे, यानी पहला रो दूसरे कॉलम को पूरा छोड़ दिया जाएगा जितने एलिमेंट रहेंगे। मतलब थोड़ा समझिएगा, ये जो दूसरा एलिमेंट लोगे तो पूरा ये वाला ऐसे और ये वाला पूरा ये कट जाएंगे, बचेंगे क्या बताओ, 5 6 5 6 2 0 बचेगा। लिखा जाएगा 5 6 -2 0, ये बचेगा, यही तो बचेगा। बोलो। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो बन रहा है इससे छोटा सारणी बन रहा कि नहीं बन रहा? बोलो। अरे अरे बड़ा सा सारणी था जिसमें आप देखो कितने एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट थे। अब कितने एलिमेंट बन रहे हैं? 4 एलिमेंट हैं। तो इससे छोटा ही बन रहा ना, यहाँ भी तो कुछ छोटा बन रहा ना। कहोगे हाँ सर, इसीलिए इसको उप सारणी बोला जाता है। उप नहीं, लघु घटक कहा जाता है। क्या बोला है? लघु घटक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी को मिनार्स कहते हैं। MINOR है। सभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये माइंड में बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको मिनार्स बोला जाता है। ओके, फिर देखिए अब देखिए ध्यान से। अब इसके बाद बताओ, ये भी हमने बात कर लिया। कहोगे यस सर। अब अगर हम क्या बोलते हैं, इस वाले एलिमेंट को लेते हैं। अब देखो इस एलिमेंट को जब लोगे तो इससे कंपेरिजन करोगे, A13 वाले एलिमेंट है, यानी पहली रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। तो पहली रो को पूरा समाप्त कर देगा और तीसरे कॉलम को पूरा समाप्त कर देगा। बड़ा गद्दार है, अपने लोगों को मार देता है, ठीक है, उनके साथ रह के। अब देखो ये प्लस है, इसको प्लस के साथ लेना पड़ेगा। लिखा जाएगा +3 और ऐसे बनाया जाएगा, इंटू रहेगा, सब इंटू है, ठीक। अब बताओ इसका मीनार्स बनेंगे ना, ये भी मीनार्स बोला जाएगा, ये भी मीनार्स बोला जाएगा, ये भी मीनार्स बोला। किसका? इस डिटरमिनेंट का। बताओ ये पूरा कट गया, ये बचा क्या? 5 2 -2 और -1 बचा। बोलो समझ में आया बाबू? हाँ समझ में आया। तो ये इसका एक्सपेंशन होता है। अब कहोगे अभी सर कहाँ, हम कहेंगे बाबू हो गया है। देखो ना, इस सेकेंड ऑर्डर प्राप्त हो गया। आप जानते हो इसका इसमें करना, इसका इसमें करके लिखना है। लिख लो ना, 1 इंटू ब्रैकेट में 2 का गुणा 0 होगा, 0 माइनस लगाया जाएगा। -1 का गुणा जब 6 होगा तो -6 आएगा ना, तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस कर दें, +6। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे गलती मत करना। -2 इंटू ब्रैकेट में 5 का गुणा 0 में 0 होगा, -2 और यहाँ पे 6 गुणा होगा, -12 आएगा। और यहाँ पे माइनस लगाना ही पड़ेगा, तो -12 आपका यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में तो प्लस हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। फिर ऐसे ही +3। फिर देखो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, पहले सबका देखो ऐसे किया गया है। इसमें कितना आ जाएगा? देखो यहाँ +3 था तो +3 लिखो, लिखा तो है यार, फालतू काम कर। तो यहाँ देखो +3 गुणेगा, यहाँ पे इसका किया -5 आया, हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा तो -4 आएगा, तो -4 अगर यहाँ माइनस था ही तो माइनस और गुणा होगा 4 हो जाएगा प्लस में। ये बात समझ में आ गई भाई? चलिए अब इसको आप हल कर लीजिए। देखो 1 का गुणा इसमें होगा 6 आ जाएगा। अब देखो इसमें आप 0 को जोड़ोगे या 12 ही आएगा, 12 दूनी 24 यानी -24। इसमें +3 गुणे इसमें जब जोड़ा जाएगा तो आपका -1 आएगा ना। अरे भाई -5 में अगर +4 जोड़ा जाएगा तो -1 आएगा ना, घट जाएगा ना, मतलब 5 में से। अब इसको गुणा होगा तो -3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका, देखो माइनस में 27 हो जाएगा, यानी -21 इसका आंसर हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी क्या? -21। बोलो बोलो अब ये बात समझ में आई? हाँ, तो यहाँ पे आपने इसका एक्सपेंशन सीखा किस तरह से होता है। एक वर्ड और आपके माइंड में मैंने डाल दिया, मीनार्स। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, वो 3rd ऑर्डर के एक्सपेंशन पे ही आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट कहीं 20 से भी ले लेंगे तो इसके मीनार्स बन जाएंगे क्या? हाँ, अगर मान लो हम इस एलिमेंट को लेते, इस एलिमेंट तो इसका ये कौन सा एलिमेंट होगा? देखो A22। तो दूसरा रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देते हैं, यानी पूरा ये रो और ये कॉलम छोड़ देते। 4 एलिमेंट होते हैं, 1 2
0 -2 बात समझ में आई। तो बचता है उससे एक मीनार्स बनता कि नहीं बनता, मीनार्स बनता ना। ठीक, आप किसी को 0 को ले लेते तो ये पूरा, ये छोड़ देते तो ये देखो आपका बनता है, उससे आपका एक मीनार्स बनता। तो इस तरह से क्या होता है, थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है उसका एक्सपेंशन किया जाता है। तो शायद हमें यकीन है कि ये बातें आपको समझ में आ भी गई होगी। बोलो, ये बात समझ में आ गई है? ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम एक चीज़ और सीखते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले उसके बाद हम इसके बाद मीनार्स को, फैक्टर, ये सब सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि मतलब डिटरमिनेंट हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक, डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन है क्या, डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन है, लिखा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्या हो, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। सारणिक का अनुप्रयोग पहला समझिए। पहली बात तो बाबू ये है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या, लीनियर इक्वेशन। आप कहोगे क्या है यार ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आओ समझाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि a1x + b1y = 0, ऐसे a2x + b2y = 0। इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण। याद है, इसका जो रूप होता है क्या होता है, ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका। ऐसे अगर द्विघात समीकरण के लिए कोई बात करेगा तो होता है ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ पे a = 0 होना चाहिए। कहोगे सर क्यों, क्योंकि अगर बाबू a = 0 कहोगे, नहीं कहोगे तो अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 × x² हो जाएगा और प्लस bx + c = 0। ये 0 हो गया पूरा, तो आया क्या, bx + c = 0 आ जाती है। तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, है ये द्विघात समीकरण। इसलिए लिखा जाता है ax² + bx + c = 0, a = 0। इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब इसको मैंने बता रहा हूँ आपको कि जो लीनियर इक्वेशन का कोई कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे तो आप यही बोलोगे ax + by + c = 0 होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा ax + bx + c, मान लो आपका z हो बराबर 0 या d, कोई अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, ऐसे मान लो a1 कर लो ताकि आपको आसानी हो। ऐसे ही आपका a2x + b2, यहाँ y होना चाहिए, y + c2z = d2। ठीक, अब ये भी देखो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जो आपके अचर पद होते हैं उनकी घात 1 होती है। देखो, तो उनको सॉल्व करने के लिए भी क्या किया जाता है, डिटरमिनेंट का यूज किया जाता है। ठीक, अच्छा, दूसरी मतलब इसकी सहायता से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हम करेंगे इसी में। आपको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको, इस मतलब डिटरमिनेंट के साथ इसको हल करना सीखेंगे। वैसे तो हम सॉल्व करना जानते ही, 2 मेथड होते हैं, पता होगा आपको, एलिमिनेट मेथड, ये सब चीज़ें जानते हैं आप, बच्चे नहीं हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा अनुप्रयोग क्या है सर, क्रॉस प्रोडक्ट। एक नाम सुना होगा आपने, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, पढ़ा होगा जब हाई स्कूल में या 8th या 9th में रहे होंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से आप क्या करते थे, इसको सॉल्व करना सीखते रहे होंगे। ठीक, यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं करना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, अच्छा, हम अनुप्रयोग खाली बता रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है बाबू, आपने कभी पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कोई त्रिभुज होता था, जैसे मान लीजिए ABC, इसके निशान होते थे x1, y1, इसका होता था x2, y2, इसका निशान होता था x3, y3। ठीक, तो आपने क्या किया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जब निकाला होगा तो उसके लिए कुछ ऐसा बनाया होगा, 1/2 ऐसे किया होगा,
ठीक। फिर एलिमेंटों को लिख लिया होगा आपने, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 क्यों किया था। अब इसको सारणी, ये सारणी है, सारणी को सॉल्व करके आप क्या करते थे, इसका एरिया निकाल लेते थे। तो एरिया चाहे प्लस आता था चाहे माइनस आता था इसका, उसको आप क्या करते थे, प्लस कर देते थे। और एरिया कभी जीरो आ ही नहीं सकता, ये भी जान रहे हो। एरिया कैसे भाई, ये जीरो आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आप सॉल्व करते जब आप एग्ज़ाम दिए थे पॉलिटेक्निक का। ओके, ये सब चीज़ें आप सीखे थे। तो ये बात समझ में आ गई होगी सर। एप्लीकेशन भी आपने सीख लिया। और भी बहुत क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, किसका, डिटरमिनेंट का। ठीक। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला पार्ट बाद में बनाते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को शेयर भी कर दीजिए, है ना। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आज के लिए इतना।